क्या वजह है कि ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हैं लेकिन इसराइल उस टेबल से गायब है? क्या सच में इसराइल बाहर है या पर्दे के पीछे से पूरा खेल वही चला रहा है? क्या इसराइल जानबूझकर पीस प्रोसेस से दूर रहकर जंग को लंबा खींचना चाहता है? क्या कुशनर और विटकॉफ जैसे लोग यूएस डेलीगेशन में रहकर इसराइल के फायदे के लिए काम कर रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आमतौर से जब दो देशों के बीच में जंग होती है तो एक वक्त ऐसा आता है जब दोनों बैठकर बात करते हैं। पहले जंग रुकवाने की कोशिश होती है, यानी सीज फायर होता है, और फिर धीरे धीरे असली मसलों को हल करने की कोशिश होती है। लेकिन ईरान और इसराइल के बीच जो टकराव चल रहा है उसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसराइल इस पूरे मामले का एक बड़ा किरदार है। बहुत से लोग मानते हैं कि उसी ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के लिए उकसाया है। लेकिन जब सीज फायर की बातचीत शुरू होती है तो वही इसराइल उस टेबल पर नज़र नहीं आता, न सामने, न खुलकर, न पर्दे के पीछे। इसकी एक वजह तो ये हो सकती है कि ईरान ने इसराइल को एक देश के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अगर दोनों एक ही टेबल पर बैठ जाएं तो इसका मतलब होगा कि ईरान ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, और ये बात ईरान के लिए आसान नहीं है। इसलिए ऐसी सीधी बातचीत शुरू होने से पहले ही रुक जा सकती है। लेकिन अगर हिस्ट्री देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि दुश्मन देश जो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते थे फिर भी बातचीत करते रहे, जैसे कि कोरियन वॉर के दौरान हुआ। उस वक्त अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को रिकॉग्नाइज नहीं किया था, लेकिन फिर भी दोनों तरफ के लोग आमने सामने बैठे और 1953 में कोरियन आर्मिस्टिस एग्रीमेंट पर साइन हुआ, और वो समझौता आज तक कायम है। अब सवाल ये उठता है कि जब हर जंग में आखिरकार बातचीत होती है तो यहाँ इसराइल के बाहर रहने का क्या मतलब है? बातचीत से बाहर रहने से इसराइल को एक फ़ायदा भी मिलता है, जैसे वो आसानी से कह सकता है कि हम इस बातचीत का हिस्सा ही नहीं हैं, इसलिए हम पर कोई दबाव नहीं है कि हम अपने हमले रोकें। यानी वो एक तरफ जंग जारी रख सकता है और दूसरी तरफ बातचीत से खुद को अलग भी दिखा सकता है। अगर यही चलता रहा और इसराइल हमले करता रहा, चाहे सीधे ईरान पर हो या हिजबुल्लाह पर, तो तेहरान को लग सकता है कि अमेरिका से बातचीत करने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़मीन पर हालात वैसे के वैसे हैं। यानी अगर पूरी तस्वीर को देखें तो ऐसा लगता है कि इसराइल का इस प्रोसेस से बाहर रहना अमन की कोशिशों को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा है। दूसरी बात यह हो सकती है कि इसराइल को इस बातचीत से बाहर रखना अमेरिका की एक सोची समझी चाल भी हो। दरअसल इसराइल की मौजूदा पॉलिसी ही ऐसी है जिसमें जंग को जारी रखना ज़्यादा अहम समझा जाता है और पीस की कोशिशें उसके हिसाब से फिट नहीं बैठती। इसलिए अगर अमेरिका और ईरान वाकई किसी समझौते तक पहुंचना चाहते हैं तो नेतन्याहू की प्रो वार हुकूमत का उस टेबल पर नहीं होना ही ठीक है। इसलिए अगर इसराइल इन टॉक्स में शामिल हो जाता तो वो एक स्पॉइलर बन जाता, यानी ऐसा खिलाड़ी जो पूरे प्रोसेस को उलझा दे ताकि कोई ठोस नतीजा निकल ही न पाए। इस वक्त हालात ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर को बिना किसी तय डेडलाइन के आगे बढ़ा दिया है और पाकिस्तान की सुलह कराने की कोशिशें भी चल रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि इसराइल इस पूरे अमन के प्रोसेस को कमज़ोर करने में लगा हुआ है। ऐसे हालात में एक छोटी सी हरकत भी बड़ा असर डाल सकती है और हालात कभी भी फिर से जंग की तरफ मुड़ सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच किसी पक्के और लंबे वक्त के समझौते की उम्मीद कम है। वजह साफ है कि इसराइल अभी जंग खत्म करने के मूड में नज़र नहीं आता। असल में इसराइल चाहता ही नहीं है कि हालात वापस पहले जैसे हो जाएं। वो नहीं चाहता कि ईरान फिर से मिडिल ईस्ट में अपना असर कायम रखे या अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आसानी से चलाता रहे। जून 2025 में इसराइल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई शुरू हुई थी। फिर 2026 में दोनों के बीच 40 दिन की लड़ाई हुई। अगर तीसरी बार फिर से लड़ाई छिड़ गई तो वह लड़ाई और भी ज़्यादा खौफनाक हो सकती है। इसराइल की तवज्जो अभी अमन पर नहीं है बल्कि जंग पर है, और वो इस मौके को हाथ से जाने के मूड में बिल्कुल नहीं दिखता। ईरान और इसराइल के बीच दो बड़ी जंगों के बावजूद ईरान की हुकूमत आज भी मजबूती से कायम है। न सिस्टम टूटा, न हुकूमत गिरी। यही वजह है कि अब बड़ा सवाल उठ रहा है, आखिर इसराइल की असल स्ट्रेटजी क्या है? वो तेहरान और उसके साथियों के खिलाफ क्या हासिल करना चाहता है? क्योंकि अब तक कोई साफ एंड गोल नज़र नहीं आ रहा। इसी बात पर इसराइल के अंदर भी नेतन्याहू की हुकूमत को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। ईरान और इसराइल के दरमियान 12 दिन की जंग हो या 40 दिन की,
ईरान हर बार अपने आप को संभाल लेता है। यानी अब तक नेतन्याहू सरकार कोई ठोस कामयाबी पेश नहीं कर पाई है। शुरुआत में मोसाद के चीफ डेविड बर्निया ने भी कहा था कि इसराइल का मकसद सीधा सीधा ईरान की हुकूमत को फौजी हुकूमत से गिराना नहीं था, बल्कि प्लान ये था कि उसे इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि उसका सिस्टम अंदर से काम करना बंद कर दे और हालात ऐसे बन जाएं कि लोग खुद बगावत पर उतर आएं। लेकिन अब तक ये मंसूबा पूरा होता नज़र नहीं आता। इसराइल की पॉलिसी ये होती है कि वो जानबूझकर अपने टारगेट को धुंधला रखता है। अगर हुकूमत गिर गई तो कहेगा हम जीत गए, और अगर नहीं गिरी तो कहेगा हमने उनके मिसाइल, न्यूक्लियर और दूसरे फौजी ढांचे को काफ़ी नुकसान पहुंचा दिया। यानी हर हाल में अपने आप को जीता हुआ दिखाना। यही अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच हमेशा से इसराइल की पॉलिसी का हिस्सा रही है। ऐसा लगता है कि इसराइल ईरान के खिलाफ जंग को जारी रखना चाहता है और वॉशिंगटन में उसकी लॉबिंग भी चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ही अंदर जंग के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी हैं। बहुत से लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या ये जंग वाकई अमेरिका के अपने फ़ायदे के लिए है या फिर सिर्फ इसराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए लड़ी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद भी इस जंग को लेकर कुछ हिचकिचाहट महसूस कर रहे हैं। वजह यह है कि दुनिया भर में इसके सियासी और इकोनॉमिक नुकसानात बढ़ते जा रहे हैं। अब सवाल वही है जो हमने वीडियो के शुरू में किया था कि जब अमेरिका और ईरान आमने सामने बैठकर बातचीत कर रहे हैं तो इसराइल की तरफ से आखिर बोल कौन रहा है, क्योंकि जाहिर तौर पर तो इसराइल उस मेज़ पर मौजूद ही नहीं। अमेरिकी डेलीगेशन में जेडी वांस के साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल हैं। विटकॉफ और कुशनर ये दोनों काफ़ी अरसे से प्रो इसराइल हलकों के करीबी माने जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ डिप्लोमेट्स उन्हें खुलकर इसराइली एसेट तक कह देते हैं। यानी ऐसे लोग जो सीधे नहीं मगर इनडायरेक्ट तौर पर इसराइल के फ़ायदे को आगे बढ़ाते हैं। यानी इसराइल भले ही उस बातचीत की मेज़ पर सीधे तौर पर मौजूद न हो, लेकिन उसके बहुत करीबी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी? फीडबैक ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।